वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है टू वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार एडेड इन द रामसार साइट्स। बिहार के दो वेटलैंड्स रामसार साइट्स में ऐड किए गए हैं। तो रामसार साइट्स क्या होता है? ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड्स को कंजर्व करता है। सो वी विल स्टडी अबाउट वेटलैंड्स क्या है, रामसार कन्वेंशन क्या है एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स, और इंडिया के कितने साइट्स हैं जो कि रामसार लिस्ट में एडेड हैं। तो इंडिया ने अभी दो नए रामसार साइट्स ऐड किए हैं रामसार लिस्ट में, जो कि हैं बिहार से। तो पहला है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। तो वेटलैंड्स होते क्या हैं? कोई भी एरिया जिसमें कि पानी प्रेजेंट है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वो सीजनल भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। तो जो भी वेटलैंड की एरियाज होती है वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है। ये रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकली भी एज वेल एज क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी। तो दैट्स वाई इनको कंजर्व किया जाता है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो अभी दो नए वेटलैंड्स रामसार साइट्स में ऐड किए गए हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। तो अभी हमारे टोटल कितने हो गए? इंडिया के 93 वेटलैंड्स अब ऐड हो चुके हैं रामसार साइट्स में। तो पहला है गोकुल जलाशय, बिहार के बक्सर में ये सिचुएटेड है। यहाँ पे ये है इसकी लोकेशन, आप देख सकते हो, ये है बिहार, दिस इज बिहार। और इसकी लोकेशन जो गोकुल जलाशय वेटलैंड है यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो जो गोकुल जलाशय है ये लगभग 148 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और ये क्या है? ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक ऑन द सदर्न एज ऑफ रिवर गंगा। देखो गंगा, गंगा रिवर कहाँ से फ्लो करती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड, वहां से इसका ओरिजिन है। उसके बाद ये उत्तराखंड से होते हुए फिर यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। तो जो ये गोकुल जलाशय है ये गंगा के ही सदर्न एज पे लोकेटेड है। और ये क्या है? एक ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं? दे आर कर्व्ड लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम हॉर्स शू बेंड इन अ रिवर। देखो ये रिवर है, सपोज जो रिवर है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो रिवर है वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेता है। पहले जो रिवर थी वो ऐसे फ्लो करती है, लेकिन उसके बाद जो होता है रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेती है और वो सीधे सीधे फ्लो करने लगती है। तो उससे क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, इतना जो वाटर बॉडी है वो इससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और उसी से वहां पे बन जाता है ऑक्सबो लेक। लेक बन जाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। सो दिस गोकुल जलाशय ये भी एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक ऑन सदर्न एज ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर के सदर्न एज पे प्रेजेंट है। ये एक फ्लड बफर की तरह भी काम करता है फॉर नियर बाय विलेजेस। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई विलेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे विलेज लोकेटेड है और गंगा रिवर में स्पेशली रेनी सीजन में अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, ठीक है, रेनफॉल की वजह से, तो क्या होगा? उसका पानी, जो रिवर का पानी है, वो इस साइड भी आ सकता है पूरा फ्लो होके। तो अगर यहाँ पे कोई लेक प्रेजेंट है और उसमें अगर वो ड्राई लेक है, क्योंकि रेनी सीजन से जस्ट पहले क्या होता है, ड्राई सीजन होता है, गर्मी बहुत होती है, तो जो पानी है वो उसका लेवल कम हो जाता है। उसके बाद फिर होता है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में अगर यहाँ पे इस रिवर में बहुत सारा पानी है, अगर फ्लड की सिचुएशन हो रही है, तो कुछ पानी तो यहाँ पे ही आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा कम पानी जो है वो इन विलेजेस की तरफ जाएगा। इससे क्या होता है? फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल भी इससे होता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक फ्लड बफर की तरह भी काम करता है फॉर द नियर बाई विलेजेस। अब ये जो गोकुल जलाशय है, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं वो बर्ड कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो जाते रहते हैं, वो बर्ड्स जब दूसरी जगह जाते हैं या फिर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो वेटलैंड्स में स्टे करते हैं। क्योंकि वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड में उनको प्लांट्स भी मिल जाते हैं, अपना फूड मिल जाता है। वेटलैंड्स में उनको फिश स्पीशीज भी मिलती है, वहां पर ट्रीज भी होती है, ट्री पे वो स्टे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई बर्ड स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स। अब ये गोकुल जलाशय वेटलैंड है, ये सपोर्ट करता है फिशिंग को, सपोर्ट करता है। अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं यहाँ पे फिश की। फार्मिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा वेटलैंड है बिहार का, जो कि वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है, दैट इज उदयपुर झील। यहाँ पे दिस इज उदयपुर झील और इसका एरिया है 319 हेक्टेयर। अब जो उदयपुर झील है ये भी एक नेचुरल ऑक्सबो लेक ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्मेशन होता है, और ये गंडक रिवर में फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय द गंडक रिवर।
देखो इस मैप में आप देख सकते हो, ये है गंडक रिवर यहाँ पे, और इसी का ये ऑक्सबो लेक है। दिस उदयपुर झील इज ऑक्सबो लेक ऑफ दिस गंडक रिवर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। 280 प्लस स्पीशीज है यहाँ पे प्लांट की, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट एंडेमिक हब भी यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम है एलाइसी कार्पस रॉक्सबर्गी एनस। दिस वन, ये है एलाइसी कार्पस। ये क्या है, एंडेमिक। एंडेमिक का क्या मतलब होता है कि ये वहीं का नेटिव है, वहीं पे ये पाया जाता है, सिर्फ इसी एरिया में पाया जाएगा जो उदयपुर झील है, और ये बाकी किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। उस उन स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो इनका कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी होता है। अब ये जो उदयपुर झील है, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमन पोचार्ड, दिस इज अ कॉमन पोचार्ड, जो कि एक वल्नरेबल कैटेगरी में है। वल्नरेबल कैटेगरी मतलब कि इसका जो नंबर है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, तो इसको भी कंजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे। इफ वी कंजर्व उदयपुर झील, तो उसके साथ ही जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे पाई जा रही हैं, जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिश स्पीशीज हैं, उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो रामसार कन्वेंशन जो इनको प्रोटेक्ट करता है, उसी में ऐड किए गए हैं ये दोनों के दोनों वेटलैंड्स को। तो इट इज अ ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। सो लेट्स नो अबाउट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का पहले हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, व्हाट आर द वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स में वर्ड आता है वेट प्लस लैंड। तो जो भी लैंड एरिया है विच इज वेट, जिसमें कि पानी है, चाहे वो टेम्परेरी वाटर हो रेनी सीजन के टाइम पे, या फिर थ्रू आउट द ईयर अगर वहां पे पानी है, तो दैट इज द वेटलैंड। तो वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम्स जो सैचुरेटेड होते हैं विथ वाटर सीजनली या परमानेंटली। अब इन वेटलैंड्स में जो वेजिटेशन पाई जाती है, दैट इज द एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि यूनिक हाइड्रिक सॉइल के लिए अडेप्टेड होता है। हर तरीके के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उस लो ऑक्सीजन कंडीशन में इनको सरवाइव करना होता है। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं हाइड्रिक सॉइल में। हाइड्रिक सॉइल मीन्स कि ऐसी सॉइल जिसमें कि पानी भरा हुआ है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें वो प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं। अब जो रामसार कन्वेंशन है जो पूरा कंजर्वेशन का काम करता है, वेटलैंड को कंजर्व करने का काम करता है, रामसार कन्वेंशन के डेफिनेशन के हिसाब से वेटलैंड्स क्या है, तो इनके हिसाब से वेटलैंड्स वो एरियाज हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। वेटलैंड्स में इंक्लूड होते हैं मार्शी एरियाज, पीटलैंड एरियाज। जो वेटलैंड्स है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल वेटलैंड्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, जिसमें क्या आ जाता है जैसे कि पैडी कल्टीवेशन है, रिजर्वॉयर है, ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल में। इसके अलावा परमानेंट एंड टेम्परेरी, यानी कि पानी परमानेंटली है वहां पे, या फिर टेम्परेरी सिर्फ रेनफॉल के टाइम पे। वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है। जैसे कि स्टैटिक वाटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज रुका हुआ पानी, एंड फ्लोइंग वाटर इस तरीके के जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें पानी फ्लो करते रहता है। देन वेटलैंड्स फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ब्रैकिश भी, और सॉल्ट वाटर भी। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश में डिफरेंस होता है इनकी सलाइनिटी में, कि कितने सलाइन ये हैं। जो फ्रेश वाटर है उसकी सलाइनिटी होती है <5 पार्ट्स पर 1000। जो सॉल्ट वाटर है उनकी सलाइनिटी होती है <35 ppt। और जो ब्रैकिश वाटर है वो इन दोनों के बीच की सलाइनिटी होती है, उसमें 5 to 35 ppt। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो जो वेटलैंड्स है वो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स भी हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, कोई भी हो सकता है। नाउ जो वेटलैंड्स है उनमें मरीन वाटर भी आता है, लेकिन मरीन वाटर की डेप्थ 6 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला जो एरिया है ये सी का एरिया है, तो यहाँ से इसकी जो डेप्थ है थोड़ा कम होगी, फिर आगे जाके डेप्थ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे 6 मीटर तक की जो डेप्थ है उस एरिया को वेटलैंड के अंदर कंसिडर किया जाता है। ना वेटलैंड्स आर इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पे दो कम्युनिटीज मिलती हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। तो वेटलैंड्स भी क्या है, ये भी इकोटोन ही है। ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड वाला एरिया, और ये क्या है, दिस इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं दैट इज वेटलैंड। तो वेटलैंड क्या है, इकोटोन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें वाटर भी है प्लस लैंड का एरिया भी है, दोनों ही कम्युनिटीज यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इकोटोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये मैंग्रोव है। लेक इकोसिस्टम है, पैडी फील्ड है जहाँ पर राइस कल्टीवेशन होता है। ये सब किस में आता है, ये इकोटोन में आता है। अंडर रामसार कन्वेंशन में वेटलैंड्स कौन कौन से इकोसिस्टम को वेटलैंड कंसिडर किया जाता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स में आ जाते हैं सी ग्रासेस,
दीज आर द सी ग्रासेस। सी ग्रासेस क्या होता है? ये ओशन या सी के अंडर पाए जाती है। ये दीज आर द, ये ग्रासेस की ही स्पीशीज हैं जो वाटर के अंडर पाई जाती हैं, तो ये भी वेटलैंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। देन है कैल्प फॉरेस्ट। दीज आर द कैल्प, ये भी स्पेशल टाइप की ग्रासेस है, ये भी एक इकोसिस्टम बनाता है पूरा, ये भी वेटलैंड्स में आते हैं। कोरल रीफ जो है ये भी वेटलैंड्स में आते हैं। एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है? जहाँ पे रिवर का जो पानी है वो मिल रहा है किससे? सी वाटर से या ओशन से, तो उस एरिया को हम कहते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी भी वेटलैंड में आता है। जो मैंग्रोव्स हैं वो भी रामसार कन्वेंशन में आते हैं। इसके अलावा जो सॉल्ट मार्शेस हैं, टाइडल फ्लैट लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, इनलैंड मार्शेस, स्वाम्पी एरियाज, पीटलैंड्स, ये सब आते हैं वेटलैंड में अंडर रामसार कन्वेंशन। तो जितने भी वेटलैंड्स हैं ग्लोबली ये कवर करते हैं 1800 मिलियन हेक्टेयर की एरिया को, जिसमें इनलैंड फ्रेश वाटर यानी कि जो टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया वाला, जो लैंड एरिया वाले वेटलैंड्स, प्लस कोस्टल एरिया में जो वेटलैंड्स पाए जाते हैं, प्लस मरीन इकोसिस्टम जो कि अंडर सी है, जैसे कि सी ग्रासेस, कैल फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ये सब आ जाते हैं किसमें? मरीन इकोसिस्टम में। तो ये भी वेटलैंड्स में आते हैं। तो ये तो है नेचुरल वेटलैंड्स। इनके अलावा ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी होते हैं, जिसे कि ह्यूमन बनाता है किसी न किसी पर्पस के लिए, जैसे इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर, फिश फार्मिंग। इन सब पर्पसेस से जब पानी को इकट्ठा किया जाता है तो उसमें एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, फिर उसमें एनिमल स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज, फिश स्पीशीज, ये सारे भी वहां पर ग्रो करने लगते हैं। तो वहां पे एक वेटलैंड इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है पैडी कल्टीवेशन। दिस इज द पैडी कल्टीवेशन। पैडी मतलब कि राइस, राइस का जहाँ पे भी कल्टीवेशन होता है वहां पे पानी पूरा भर दिया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये एक वेटलैंड बन जाता है यहाँ पे। ये क्या है? ह्यूमन मेड वेटलैंड। दूसरा हम देखें तो रिजर्वायर्स। रिजर्वायर जहाँ पे कि पानी इकट्ठा है अगेन किसी न किसी पर्पज से, तो यहाँ पे भी एक वेटलैंड बन जाता है। एक्वाकल्चर पॉन्ड्स जहाँ पे कि फिशरीज किया जाता है, फिश ग्रो करी जाती है, ये भी वेटलैंड्स में आ जाता है, ह्यूमन मेड वेटलैंड में। सॉल्ट पैन्स, दीज आर द सॉल्ट पैन्स। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर रखा जाता है, पानी वेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट यहाँ पे रह जाता है, तो ये क्या है? सॉल्ट पैन्स। ये भी वेटलैंड्स में ही आते हैं। जो बैराजेस हैं, बैराजेस का क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जो बैराज का जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करने लगते हैं, तो ये भी एक वेटलैंड बन जाता है। तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। इसे, ये नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको ह्यूमन ने बनाया, तो दैट्स व्हाई दे आर द ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। अनदर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड वेटलैंड जैसे कि बिहार में है नागी नागती बर्ड सेंचुरी, ठीक है, अभी इसको रामसार साइट में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड वेटलैंड। देखो ये नागती डैम है और इसी का जो रिजर्वायर है, तो डैम बनाने की वजह से पानी जो इकट्ठा हो जाता है वहीं पे फिर फिश स्पीशीज, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब यहाँ पे स्टे करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं और एक वेटलैंड यहाँ पे डेवलप हो जाता है। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यूपीएससी एंड नेट जेआरएफ। Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. Now, wetlands के characteristics क्या होते हैं? देखो wetland का क्या मतलब है? वाटर लॉग्ड सॉइल, ऐसा सॉइल जहाँ पे कि पानी इकट्ठा है। तो इस सॉइल में जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फाइट मतलब प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। और वो रहते हैं हाइड्रिक सॉइल में। हाइड्रिक सॉइल यानी कि जहाँ पे कि ऑक्सीजन नहीं है ज्यादा, वहां पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं। सो वेटलैंड में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स और वो रहते हैं हाइड्रिक सॉइल में। अब जितने भी ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये अडेप्टेड होते हैं शैलो फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग के लिए, बिकॉज कंडीशन क्या है कि पानी भरा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में रहने के लिए ये अडेप्टेड होते हैं। इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका 18.4% एरिया में वेटलैंड्स पाए जाते हैं और हमारे जितने भी टोटल वेटलैंड्स हैं उसमें से 70% पैडी कल्टीवेशन में आते हैं, मतलब कि जो राइस का कल्टीवेशन जहाँ पे हो रहा है वो क्या है? वो भी एक वेटलैंड ही है। तो राइस कल्टीवेशन जो है 70% वेटलैंड कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का। तो वेटलैंड्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्यों हमें इनको कंजर्व करना है? वेटलैंड सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, क्योंकि ये क्या है? कार्बन सिंक। देखो यहाँ पे आप वेटलैंड्स देख सकते हो, इसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं, ग्रासेस की स्पीशीज हैं, यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे प्लांट ट्री स्पीशीज हैं, दीज आर द मैंग्रोव। मैंग्रोव्स में ट्री की बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दैट्स वाई ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक मतलब जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, सीक्वेस्टर कर लेना। तो जो प्लांट जब भी बड़ा होते रहता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते रहता है, तो ये बन जाता है कार्बन सिंक। तो स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन का बहुत बड़ा अमाउंट ये स्टोर करते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लू कार्बन। तो जो कार्बन कैप्चर होता है एटमॉस्फेयर से, जो CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन होता है, तो वो एक तो है ग्रीन कार्बन, ग्रीन कार्बन का मतलब है, तो इसे हम कहते हैं ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन क्या है, वो कार्बन जिसे कि वर्ल्ड के ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम में जो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसे हम कहते हैं ब्लू कार्बन। तो जो हमारे वेटलैंड्स हैं, दे स्टोर मोर कार्बन देन द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कंबाइंड। वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट हैं वो जितना भी CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा वेटलैंड्स यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे कितना कार्बन पाया जाता है अर्थ पे। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे कितना कार्बन है, 829 GTC। GTC मीन्स गीगाटन ऑफ कार्बन, एटमॉस्फेयर में 829 है। फिर हम देखें अगर लिविंग स्टोर, लिविंग स्टोर मतलब जितने भी जिंदा है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सब में कार्बन पाया जाता है। तो लिविंग स्टोर में 523 GTC है। सॉइल के अंदर भी कार्बन पाया जाता है, सॉइल एंड सेडिमेंट में 6500 GTC। लेकिन जो हमारे ओशंस हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम पाया जाता है 38,000 GTC। तो इतना कार्बन हमारे जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो ओशंस हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और जो वेटलैंड्स है वो कहाँ पे है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही है। जैसे हमने देखा कि जो मैंग्रोव है वो कोस्टल एरियाज में है, जो सी ग्रासेस हैं, कैल्प फॉरेस्ट है, दे आर अंडर सी, सो दे आर द पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और जो ओशन है वहां पे मैक्सिमम कार्बन स्टोर होता है हमारा। देन वेटलैंड्स जो है एक इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम किडनी ऑफ द हैबिटेट भी कह सकते हैं वेटलैंड्स को, क्योंकि ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू। जो रिवर वाटर लेके आ रही है इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे वेटलैंड्स है तो रिवर यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ पे पानी कुछ टाइम तक रुकता है, उसके बाद फिर ये जाएगा। तो जो टाइम इसको मिलता है यहाँ पे स्टे का, उस टाइम में जितने भी इसके अंदर जो सेडिमेंट्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखो जब रिवर है, रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए लास्ट में कहाँ जाएगा, या तो सी में जाएगा या ओशन में जाएगा। अब सी और ओशन में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, सी ग्रासेस पाए जाते हैं। अगर ये सेडिमेंट वाला वाटर अगर सी के अंदर जाता है और सी के अंदर कोरल रीफ इकोसिस्टम है, तो वो जो कोरल्स हैं उनके माउथ को ये क्लॉग कर देता है, जिससे कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वेटलैंड्स जो है उसे प्रिवेंट करते हैं। जो सेडिमेंट है वो पहले ही वेटलैंड्स में यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर प्योरीफाई होने के बाद ही पहुंचता है ओशन या सी में। देन वेटलैंड्स स्टॉर्म प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं, देखो कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं बहुत, दीज आर द लार्ज फॉरेस्ट। तो अभी कोई भी स्टॉर्म या साइक्लोन अगर आता है यहाँ से, ओशन से आ रहा है और सीधे वो लैंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो ये ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, वो उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं। तो जो साइक्लोन्स है जब तक वो लैंड तक पहुंचेंगे उनकी स्पीड कम हो जाती है थोड़ा, तो वो लेस डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स हैं, सो कोस्टल वेटलैंड्स जैसे मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, वो रिड्यूस करते हैं स्टॉर्म सर्जेस को, फ्लडिंग को भी वो रिड्यूस करेंगे, इरोजन को रिड्यूस करते हैं। इरोजन मीन्स की जो सॉइल इरोड हो रही है, अगर ये प्लांट्स यहाँ पे ना हो तो जो सॉइल है वो इरोड होके चले जाएगी कहाँ पे, सी में, तो उसे भी ये रोकते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ फ्लड कंट्रोल। तो ये फ्लड कंट्रोल का भी काम करते हैं। ये कैसे करेंगे, देखो ये है वेटलैंड। अब यहाँ से जो रिवर आ रही है बहुत सारा पानी लेके आ रही है, रेनी सीजन के जस्ट पहले क्या होता है, ड्राई सीजन होता है। तो इट मीन्स कि जो वेटलैंड है इसमें कम पानी है, और रेनी सीजन में जब ये वाटर, बहुत सारा वाटर इसमें होता है रिवर में, तो कुछ वाटर का अमाउंट यहाँ पे स्टोर हो जाता है और उसके बाद ही रिवर से होते हुए वो पानी जाएगा। तो उससे क्या होगा, रिवर में पानी जो यहाँ पे जा रहा है और जो सिटीज तक या टाउन्स तक जो पहुंचेगा उसका पानी का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे कि फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प मिलती है। तो जो वेटलैंड्स है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस वाटर को जब भी स्टॉर्म की सिचुएशन होती है। सो वेटलैंड्स फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस वाटर को जब भी स्टॉर्म की कंडीशंस आती है। जो मैंग्रोव्स हैं वो फ्लड, दे कैन लोअर फ्लड डेप्थ बाय 15 to 20% तक का ये रिड्यूस कर सकते हैं। जो मेजर स्टॉर्म है उसमें 70% तक ये रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखो जो वेटलैंड्स है दे आर रिच इन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल लाइफ, दोनों तरीके के इसमें दोनों तरीके के एनिमल्स
एंड प्लांट स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो वेटलैंड में ही स्टे करते हैं, क्योंकि उनको वहां पे उनका फूड भी मिलता है, जो कि जैसे कि फिशेस हैं, वहां पे ट्रीज होते हैं जहाँ पे कि वो स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि ट्रॉट, क्रैब, श्रिम्प और भी बहुत सारी स्पीशीज है, उनका ये फीडिंग नर्सरी ग्राउंड का की तरह काम करते हैं। तो वेटलैंड्स की जो प्रोडक्टिविटी है, इट इज वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे टाइप्स के स्पीशीज मिलते हैं यहाँ पे, चाहे वो फिश की स्पीशीज हो, बर्ड स्पीशीज हो, प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। नाउ वेटलैंड्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। इसके रीजंस क्या क्या है? पहला तो एक्सेसिव पॉल्यूटेंट। देखो ये जो रिवर है, ये रिवर जहां से भी आ रही है, हो सकता है ये इंडस्ट्रियल एरिया से भी होते हुए आ रही हो, और इंडस्ट्री का सारा जितना भी इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर हो सकता है इसमें डंप कर दिया गया हो। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट लेके आते हैं, और जो ये वेटलैंड्स है वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं इनकी वजह से। एक्सेसिव इनमें पॉल्यूटेंट्स पहुंच रहा है, इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, बियॉन्ड इट्स रिसाइकलिंग कैपेसिटी। देखो अगर कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट है तो उसको ये रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट हो जाता है तो फिर वेटलैंड्स की रिसाइकलिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाता है, वो फिर उससे रिसाइकल नहीं कर सकते। जो हमारे वेटलैंड्स है वो एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट भी किए जा रहे हैं। वेटलैंड्स को, वहाँ की जो स्पीशीज है, ट्री स्पीशीज है, उनको कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर फिशिंग, बहुत सारी स्पीशीज फिश की पाई जाती है यहाँ पर, लेकिन उनका ओवर फिशिंग होने की वजह से वो डिप्लीट हो रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे देखी जाती है। रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड, अब यहाँ पे सैंड भी पाया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए सैंड को भी यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से वेटलैंड्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो कुछ मेजर्स लिए गए हैं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। देखो इसमें आता है जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करता है जो वेटलैंड्स है उनको रिस्टोर करने के लिए। वेटलैंड इंटरनेशनल का काम है रिसर्च करना, ऑल्सो जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में इंगेज करके वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो रामसार कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है वेटलैंड कंजर्वेशन पे। रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, ईरान की सिटी है रामसार वहां पे, और इंडिया में ये 1982 से लागू किया गया था। रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटरीट है ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो आईयूसीएन के सपोर्ट से होते हैं। आईयूसीएन मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन इसको प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ताकि जितने भी रामसर कन्वेंशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको सपोर्ट मिल सके। सो रामसर कन्वेंशन की अभी 172 कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है। कोई भी कंट्री जब भी रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करती है तो उसको एटलीस्ट एक वेटलैंड साइट को रामसर लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। रामसर कन्वेंशन वर्क करता है 6 और ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में, जिसमें आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, WWT वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी रामसर कन्वेंशन के साथ में काम करते हैं। देखो अब रामसर की जो लिस्ट है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो रामसर लिस्ट में बहुत सारे वेटलैंड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। उन वेटलैंड्स में से भी कुछ वेटलैंड्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये जो वेटलैंड्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं वो ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ पे कि बहुत सारा डैमेज हो रहा है, जहाँ पे कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है वेटलैंड्स का, या फिर फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जितने भी वेटलैंड्स रखे जाते हैं उन पे स्पेशल फोकस किया जाता है उनके कंजर्वेशन का। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एज द पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। इंडिया के भी 2 वेटलैंड्स हैं जो कि इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है अभी। एक तो है लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, दूसरा है कियोलेडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। इट मीन्स कि यहाँ पे काफी ज्यादा इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, डिस्ट्रक्शन को रोकने की जरूरत है। सबसे पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, इसे रखा गया था 1993 में। इस लेक में सिल्टेशन हो रहा था जिसकी वजह से कि ये लेक काफी ज्यादा इसमें चोकिंग की कंडीशन हो रही थी, तो इसके कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने, एंड नाउ इट इज आउट ऑफ द लिस्ट। 2002 में ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आ चुका है। तो अभी करंटली 2 वेटलैंड्स हैं, लोकतक लेक एंड कियोलेडियो नेशनल पार्क, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, बिकॉज 2 फरवरी 1971 को ही रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था।
अब वेटलैंड का स्टेटस इंडिया में क्या है? एज ऑफ 2024 इंडिया में 1307 आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स हैं और जो कि कवर करते हैं 1.35 मिलियन हेक्टेयर्स को, जो कि सबसे बड़ा कवरेज है साउथ एशिया में। इंडिया ने ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन 1982 में, और उस टाइम पे कियोलेडू नेशनल पार्क और चिल्का लेक, इन दोनों को सबसे पहले रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। 2025 में खीचन एंड मेनार, ये दोनों वेटलैंड्स जो कि राजस्थान में है, इनको भी रामसर लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी इंडिया के 91 जो वेटलैंड्स हैं वो रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज द मैप। इसमें आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर लिस्ट में रखे गए हैं। इसमें से 2 वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। पहला तो है कियोलेडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। तो ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। इंडिया में वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि 1985 से चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है ताकि वो वेटलैंड्स को मैनेज कर सकें। इसके अलावा 2015 में एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, दिस प्लान वाज लॉन्च्ड। तो इसमें एक्वेटिक सिस्टम, इसमें दोनों ही आ जाते हैं, वेटलैंड भी आ जाते हैं और लेक भी आ जाते हैं। इससे पहले लेक के कंजर्वेशन के लिए क्या था? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान था, और वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान था। अब इन दोनों को ही एक ही प्लान के अंडर में रखा गया है, दैट इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा 2017 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स भी आए थे। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, जो वेटलैंड है उसमें कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे कि किसी भी वेटलैंड में इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट को डंप नहीं कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट वहां पे नहीं हो सकता है, और इसके अंडर में पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। अदर देन दैट, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च हुआ था 2021 में। इस पोर्टल में जो पब्लिक है उसको एक्सेस मिलता है कि वो वेटलैंड से रिलेटेड जितना भी डेटा है, कंजर्वेशन अपडेट है, उन सबसे अपडेटेड हो सकता है। देन नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस भी है, ये ट्रैक करता है कि कितना चेंज हुआ है वेटलैंड्स में अब तक का। देन 2023 में स्कीम लॉन्च हुई थी अमृत धरोहर स्कीम, और ये वेटलैंड्स में इको टूरिज्म, कम्युनिटी इनकम, बायोडाइवर्सिटी एनहांसमेंट, इस पे काम करता है। वेटलैंड कंजर्वेशन को नमामि गंगे प्लान के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। सो अब नमामि गंगे प्लान के अंडर वेटलैंड्स को भी कंजर्व किया जाएगा। सो रिसेंटली रामसर कन्वेंशन ने अपनी ये रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025। तो अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अफ्रीका के जो वेटलैंड्स हैं वो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड हैं इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, वर्ल्ड का लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर के जो वेटलैंड्स है वो लॉस हो चुके हैं। दिस इज 22% ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन। जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन देखा गया है वेटलैंड्स में। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे वेटलैंड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। जो अपर मिडिल इनकम और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे बेटर पोजीशन है ऑफ वेटलैंड्स। इसके अलावा जो वेटलैंड फंडिंग गैप, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए जितनी फंडिंग होनी चाहिए वो भी बहुत कम है। इट इज ओनली 0.25% ऑफ ग्लोबल GDP, तो जो कि बहुत कम है, इसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो रामसर कन्वेंशन के कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू इट, जो कंजर्वेशन के जो एक्शंस हैं उनको अलाइन होना चाहिए विद कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सी दिस इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये फ्रेमवर्क है, ये अडॉप्ट किए गए थे 2022 में। तो ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये एग्रीमेंट है अंडर CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शॉर्ट में CBD। तो CBD के अंडर में ही इसको साइन किया गया था 2022 में, और इसका एम है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, और उसका जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का उसको कम करना 2030 तक। तो अंडर दिस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अंडर में 23 टारगेट हैं जो कि फोकस करते हैं कंजर्वेशन पे, बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज पे, बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट शेयरिंग पे। तो जो ये 23 टारगेट है, इनमें से जो टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3 है, इनको अलाइन किया जाना चाहिए वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ में। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। तो टारगेट 2 क्या है? सो दिस इज द फ्रेमवर्क, इसका टारगेट 2 है रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहे हैं उनको रिस्टोर किया जाए, तो इसी के अंडर में वेटलैंड्स जो डिग्रेड है उनको भी रिस्टोर किया जाना चाहिए।
देन जो टारगेट 3 है दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज। सी दिस इज द टारगेट 3, कंजर्विंग एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड वाटर एंड सी। जितना भी हमारा लैंड एरिया है, वाटर है, सी है, उनका 30% जो एरिया है वो अंडर प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए उनको। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है, जहाँ पे कि काफी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है। तो अंडर टारगेट 3 जितना भी लैंड एरिया है पूरे अर्थ का, उसका 30% शुड बी अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। उसी तरीके से वाटर है, सी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसका भी पूरा 30% जो एरिया है वो होना चाहिए अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। तो वेटलैंड भी किसमें आ जाते हैं, वाटर यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो अंडर दिस टारगेट वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।